गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर मैं वरुण सिंह आपके साथ क्लास 6 के साइंस चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। तो पिछले क्लास में हमने जो साइंस का क्लास किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन्स और उसके डिफिशियंसी से होने वाले रोग और उस विटामिन से कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं उस विटामिन को, इसके बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिनरल्स हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए, जैसे कि विटामिन की आवश्यकता होती थी उसी तरह हमें मिनरल की भी आवश्यकता होती है। विटामिन हम लोग लेते थे सप्लीमेंट्स के रूप में और किसी रूप में, तो वो हमारे शरीर के सामान्य ग्रोथ, सामान्य क्रियाविधियों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता था। उसी तरह से मिनरल्स भी हमारे बॉडी को सामान्य रूप से सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। तो मिनरल्स में सबसे पहले मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स हमारे शरीर को वर्क्स फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के सामान्य कार्य को, नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी मतलब ये हमारे बॉडी को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। तो मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जो भी मिनरल्स है वो आपके शरीर में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। मिनरल्स नीडेड कैसे होते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में। मिनरल्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये छोटे मात्रा में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जिस तरह से विटामिन चाहिए उसी तरह से मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो मिनरल्स में जो हम लोग मिनरल्स लेते हैं उसमें मिनरल्स में होता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। These are the minerals which we require in very small quantity inside our body for proper functioning of body and for proper growth. तो देखिए इन सभी मिनरल्स, जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे बोन्स में है। ये हमारे कहाँ ये हमारे बोन्स में पाया जाता है कैल्शियम। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ये हमारे टीथ में पाया जाता है कैल्शियम। हार्ट में, हार्ट मसल्स। तो देखिए कैल्शियम हमारे बोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में ये कैल्शियम पाया जाता है, हमारे टीथ में ये कैल्शियम पाया जाता है और मसल्स में भी। सो ऑन। उसी तरह से हमारा फास्फोरस, ये फास्फोरस हमारा मिनरल है, फास्फोरस भी मिनरल है। फास्फोरस भी उसी तरह से हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्लड प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण घटक है, टीथ का, दांत का एक महत्वपूर्ण घटक है, मसल्स का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारा हड्डी, जैसे कि ये कैल्शियम फॉस्फेट, बोन्स क्या का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मतलब ये कैल्शियम जो है आपके बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे हम लोग। तो ब्लड प्लाज्मा है क्या, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ब्लड प्लाज्मा में सबसे खास बात है कि ब्लड, जैसे देखिए एक वेसल है, इसके अंदर एक ब्लड इज फ्लोइंग, ब्लड आपका वेसल्स में फ्लो करता है ब्लड। तो ब्लड फ्लो, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड का लिक्विड पार्ट जो फ्लो कर रहा है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, उसको प्लाज्मा बोले। और ब्लड में जो सेल्स है उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट, और इसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स। ये हो गया। तो देखिए कैल्शियम के बारे में बताया कि ये हमारी सबसे मुख्य कंपोनेंट है हमारे दांत का, हमारी हड्डियों का, और ये ब्लड में भी महत्वपूर्ण रूप से फ्लो करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं हो तो हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो ब्लड में कैल्शियम जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में फ्लो करता है। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड जो है उसका 55.5% भाग जो होता है वाटरी होता है, ये पानी होता है, वाटरी होता है। 55% भाग वाटरी होता है और 45% भाग जो होता है वो ब्लड सेल्स का होता है। तो ब्लड सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। ब्लड सेल्स
ब्लड सेल, इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम और डिफरेंट मिनरल्स जो है, जो भी मिनरल्स है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में फ्लो करते रहते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मिनरल आयरन। सबको जान रहे हैं कि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हमारे हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ये फाउंड होता है आपके आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। ये मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, तो इसी में होगा हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। ड्यू टू हीमोग्लोबिन कलर ऑफ ब्लड इज रेड, होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो Fe2+ में पाया जाता है। Fe2+। आयरन जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है, आयरन इज फाउंड इन Fe2+, मतलब फेरस स्टेट में, Fe2+ में, इसको बोलते हैं फेरस। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, फेरस फेरिक। तो ये आयरन जो है हीमोग्लोबिन में Fe2+ के रूप में फ्लो करते रहता है। सोडियम, अब हम चलेंगे सोडियम, पोटासियम और आयोडीन की तरफ। सोडियम, पोटासियम और आयोडीन भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिनरल्स का। और मिनरल्स में सोडियम पोटासियम हमारे दिमाग के सेल्स को और नर्व सेल्स को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। आगे चल के पढ़िएगा कि सोडियम और पोटासियम ये आपके नर्व सेल्स, मतलब तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, नर्व सेल्स के लिए, नर्व सेल्स में ये सोडियम पोटासियम मतलब सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो, जैसे कि कोई मैसेज, सिग्नल्स, ये सब भेजने के लिए हमारे न्यूरॉन्स में सोडियम और पोटासियम टेक इंपॉर्टेंट पार्ट। सोडियम पोटासियम हमारे तंत्रिका तंत्र को, मतलब न्यूरॉन सेल्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए सोडियम पोटासियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इनके कमी से हमारे नर्व सेल प्रभावित हो जाएंगे, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे। आयोडीन जो है वो भी मिनरल्स, ये मिनरल जो है इनके कमी से, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। इसके कमी से फिजिकल ग्रोथ आपका रुक जाएगा और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी। मतलब इनका आपका भौतिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ स्टॉप, फिजिकल ग्रोथ जो होगा वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, मतलब एकदम स्लो हो जाएगा। आपका मेंटल डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी, मतलब मानसिक रूप से आप बीमार रहेंगे। मेंटल डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हमारे मिनरल्स थे, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम और पोटासियम। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम की हमें क्यों आवश्यकता है, व्हाई वी नीड कैल्शियम। कैल्शियम के यूज ऑफ कैल्शियम, नीड फॉर कैल्शियम, अब हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर कैल्शियम। कैल्शियम की हमें आवश्यकता क्यों है, फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। आपके शरीर का जो बोन हड्डी फ्रेमवर्क बना हुआ है वो कैल्शियम का ही बना हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ के निर्माण में ये कैल्शियम आपको बहुत मदद करता है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मसल, ये हमारे हार्ट के मसल्स के सुचारू रूप से काम करने में, हृदय के मसल्स को सही रूप से काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मसल्स को सुचारू रूप से काम करने में ये मदद करता है। और एक चीज और बता देंगे, ब्लड के क्लॉटेशन में इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका मदद करता है। आगे हायर क्लास में पढ़िएगा
कि कैसे देयर आर 12 फैक्टर जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होता है। 12 को फैक्टर से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। लास्ट स्टेज हमारा फाइब्रिन से फाइब्रिनोजेन बन जाता है जिससे ब्लड क्लॉट करता है, और वहां पर हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में। मतलब इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन? कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ये सब जो है फैक्टर्स बदलते हैं, तो उसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और खासकर ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, तो आपको कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता होगी बूढ़े लोगों की अपेक्षा, क्योंकि आपका बॉडी सेल्स ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेना चाहता है। आपका बॉडी सेल्स में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। सो मीन्स टीनेजर्स तक और बच्चे से लेकर बड़े तक होने में हमें बहुत सारा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, नहीं तो हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे। कैल्शियम अगर हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले तो हमारे शरीर का, हमारे हाथ का जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे और फ्रेजाइल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा उनका बो शेप्ड बोन हो जाता है, मतलब ये धनुष की आकार का ऐसे बो शेप्ड बोन हो जाएगा। बो शेप्ड बोन्स क्या होते हैं? वो एक रिकेट्स का उदाहरण है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, वहां कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बो शेप्ड बोन जो हो जाएगा बच्चों में, वो भी विटामिन कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। और आपको छोटे बच्चों को कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है बड़ों बच्चों की अपेक्षा। तो ये हमारे कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम की हमें क्यों आवश्यकता होती है। अब हम लोग चलेंगे कैल्शियम हम किन किन स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम, सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, नीड फॉर कैल्शियम। अब पढ़ेंगे सोर्सेस फॉर कैल्शियम, सोर्सेस फॉर कैल्शियम। सोर्सेस फॉर कैल्शियम में तो एक कंप्लीट जिसमें कैल्शियम पाया जाएगा वो है आपका डायरी सोर्स में मिल्क। पहला चीज हम उदाहरण देंगे, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कैल्शियम। मिल्क एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म है कैल्शियम के। मिल्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूड है आप जो आपको कैल्शियम देगा। दूसरा है पनीर। आप पनीर खाते होंगे तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा चीज पनीर में। तीसरा हो जाएगा आपका एग खाने वाले, अंडे खाने वाले बच्चे में भी कैल्शियम, इनमें एग में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है। फोर्थ है आपका एग फिश, जो मछली खाते हैं तो उसमें भी कैल्शियम है। मिनरल्स वगैरह में ये सब कैल्शियम मछली में भी है और बहुत सारे मिनरल्स इसमें है। लेकिन कैल्शियम के लिए मिल्क, चीज, एग और फिश ये इंपॉर्टेंट है। और व्हीट राइस ऑल्सो। फिफ्थ में व्हीट गेहूं, मतलब रोटी हम लोग खाते हैं। व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस ऑल्सो कंटेन कैल्शियम। व्हीट और राइस में भी आपका प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, बेस्ट उदाहरण मिल्क है, चीज है, एग है, फिश है, व्हीट है, फिश है, इटीसी। ये सब आपके हमारे कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये मिनरल्स हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट में। अब देखिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बच्चे से लेके बूढ़े हो जाते हैं। और कैल्शियम पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी, दांत का हड्डी, ये सब कैल्शियम के वजूद से ही आपकी वजूद है कि आपका फ्रेमवर्क, बॉडी का फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मिनरल डिफिशियंसी एंड डिजीज। मिनरल डिफिशियंसी, mineral deficiency and disease, मिनरल डिफिशियंसी एंड डिजीज। मिनरल के जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि विटामिन के डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग होता है और किस विटामिन से किस तरह के रोग होते हैं, उसी तरह से ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं और डिफरेंट मिनरल्स से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज उत्पन्न होते हैं। तो मिनरल डिफिशियंसी देखिए, जब आप चाइल्ड, आप बच्चे होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो उनके हड्डी प्रायः मुलायम होते हैं। बच्चों की हड्डी क्या होती है? मुलायम होती है। तो मुलायम होती है तो क्यों? बिकॉज कैल्शियम। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपका बॉडी का जो बोन्स है वो हार्ड होते चला जाता है, हार्ड होते जाता है। इट इज ड्यू टू कैल्शियम।
जैसे आपके शरीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलने लगता है, बाहरी सोर्स से आप लेते जाते हैं, तो वो कैल्शियम हमारे बोन्स और हड्डियों को मजबूत करता है। और नहीं तो अगर सफिशिएंट मात्रा में अगर आपको कैल्शियम ना मिले तो आपकी बॉडी के बोन्स जो होंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे और फ्रेजाइल हो जाएंगे, टूटने लायक टूट जाएंगे। तो कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। अच्छा, मैं अब इसमें कैल्शियम चाइल्ड के बोन कैसे होते हैं? चाइल्ड बोन्स कैसे होते हैं? चाइल्ड बोन्स होते हैं जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। जब आप कैल्शियम वगैरह लेने लगते हैं, आफ्टर टेकिंग कैल्शियम, धीरे धीरे ये सॉफ्ट बोन कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, हार्ड। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम कैल्शियम देना बंद कर दिए, बच्चों को कैल्शियम देना बंद कर दिए, तो ये जो हार्ड है बोन्स, ये बोन्स हार्ड ना होके सॉफ्ट हो जाएंगे। और वो जब सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका शेप होगा बोन्स का, वो बोन्स आपके हो जाएंगे बो शेप। मतलब इस डिजीज को अगर कैल्शियम डिफिशियंसी कर दे, यहाँ पर CA डिफिशियंसी, अगर यहाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी कर दी जाती है तो उनके बोन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट रहेंगे और बो शेप्ड हो जाएंगे, बो शेप, धनुष के आकार का। इस रोग को हम लोग रिकेट कहते हैं, रिकेट, जो कि विटामिन डी के कारण भी रिकेट होता है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों साथ साथ रिलेटेड है सब। तो ये बो शेप्ड बोन हो जाते हैं। और सॉफ्ट बोन्स, ये सॉफ्ट बोन्स है, अगर यहाँ कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई तो बोन सॉफ्ट के सॉफ्ट हो जाएंगे और वो अपने ही भार को नहीं सह कर पाएगा। मतलब आपका बॉडी वेट जो है, जैसे आपका कैल्शियम लेवल गिरेगा तो आपके बॉडी वेट से आपका बोन्स जो होगा चूर चूर हो जाएगा, मतलब कि वो शेप उसका थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो बो शेप्ड बोन हो जाता है। तो कैल्शियम के डिफिशियंसी से सबसे पहले बो लेग्स एंड पिगन टाइप चेस्ट, मतलब अब हम लोग पढ़ रहे हैं बो लेग, मतलब लेग कैसे हो जाएंगे? लेग हो जाएंगे चाइल्ड के बो लेग एंड पिगन टाइप चेस्ट, पिजन टाइप चेस्ट हो जाएगा आपका, पिजन टाइप चेस्ट। डिफिशियंसी ऑफ ऑल्सो लेड टू, मीन्स इसके कमी से पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, पुअर डेवलपमेंट ऑफ टीथ, इसके कमी से हो जाएगा आपके दांत का जो डेवलपमेंट है वो पुअर होने लगेगा। और एडल्ट्स में बोन जो होगा, इन केस ऑफ एडल्ट के केस में बोन्स ब्रिटिल हो जाएंगे, बोन्स भंगुर हो जाएंगे, बोन्स धीरे धीरे झड़ने लगेंगे, बोन्स ब्रिटिल। तो ये बोन्स क्यों ब्रिटिल हो गए? ड्यू टू कैल्शियम। मतलब हमारा बोन्स जो है, हड्डी, वो लगातार हमारे ब्लड प्लाज्मा को कैल्शियम देता है। देखिए पैर में जो हड्डी है आपका, वो हड्डी कैल्शियम का बना होता है, लेकिन यही हड्डी में जो कैल्शियम है वो कुछ समय के बाद वहां नहीं रहता है, वो वहां से आपके ब्लड में चला आता है। और ब्लड क्योंकि कैल्शियम का बहुत सारा फंक्शन हमारे ब्लड में है और वहां से डिफरेंट फंक्शन के लिए निकल जाता है। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा को कैल्शियम कौन देता है? बोन्स के कैल्शियम देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम रेगुलर सप्लीमेंट नहीं दें, कैल्शियम रेगुलर नहीं लें या बैलेंस डाइट रेगुलर नहीं लें, तो हमारा बोन फ्रेजाइल हो जाएगा। क्योंकि ब्लड प्लाज्मा को कैल्शियम देने वाला हमारा बोन्स ही है। अगर मान लीजिए कि बोन्स ब्लड प्लाज्मा को दे और हमारे बोन्स को कैल्शियम नहीं मिले तो बोन्स क्या होगा? पैर आपका कमजोर हो जाएगा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होने लगेंगे। सो रेगुलर सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडीज। तो ये कैल्शियम हमेशा मोबाइल रहता है, आपके बॉडी का जो कैल्शियम है वो बराबर मोबाइल बना रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? फॉस्फोरस भी उसी तरह से है। फॉस्फोरस भी उसी तरह से है जिस तरह से आपका कैल्शियम है। कैल्शियम फॉस्फोरस का एकदम डायरेक्ट अटैचमेंट है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। तो इसका भी सबसे बड़ा चीज, इसका स्रोत क्या है? सोर्स हम लोग जो कैल्शियम का सोर्स है, जैसे कि हो गया मिल्क हो गया, आपका हो गया बनाना, हो गया बनाना, ये हो गया दाल, हो गया पल्सेस, हो गया पल्सेस,
पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। देखिए फास्फोरस में मिल्क में कैल्शियम फास्फोरस दोनों है, बनाना में भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, पल्स भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी है। तो सोर्सेस कम से कम सिमिलैरिटी रखते हैं कैल्शियम और फास्फोरस में। और दूसरा चीज इसका काम क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। किसके लिए जरूरी है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम फास्फोरस अगर हम शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं रहे तो ये दांत और बोन्स जो है वो भी जो है आपके जवाब देने लगेंगे। सो कैल्शियम फास्फोरस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स वी कैन से, इंपॉर्टेंट। अब जो है हम लोग चलेंगे कि वाटर के बारे में। वाटर क्या है, वाटर आप लोग नाम, केमिकल नेम इसका देखे होंगे H2O। वाटर इज H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है वाटर। और प्रायः ये हमारे प्रकृति का वैसा जगह है जहां जीवन की उत्पत्ति हुई थी, वेयर लाइफ गॉट इट्स चांस टू कम, जहां जीवन अपना पहला कदम रखा, वो है आपका वाटर। आप भी कैसे आप जन्म लेते हैं, तो जन्म कहाँ लेते हैं आप, माँ के पेट से लेते हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड में, माँ के पेट में जो डेवलपमेंट होता है वहाँ भी वाटर की आवश्यकता है। आपका अभी भी डेवलपमेंट पहले वाटर में ही होगा, फिर आप लैंड पर आए। मतलब जीवन का शुरुआत जो है वो वाटर है, जीवन की शुरुआत वाटर। अगर वाटर है तो जीवन है, वाटर नहीं है तो जीवन नहीं है। ऐसे नहीं, अगर हम डेली यूज में भी देखें तो वाटर आप देख रहे हैं कितना प्रेशियस है एंड मोर नेचुरल रिसोर्स है। वाटर जो है वो केमिकल नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरा ऐसा सॉल्वेंट नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दूसरा चीज आप कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है आपका। तीसरा चीज है लाइफ, ये माना जाता है कि पानी में ही उत्पन्न हुआ। लाइफ हैज ऑरिजिनेटेड इनसाइड द वाटर, लाइफ की उत्पत्ति, पानी की शुरुआत, जीवन की शुरुआत पानी से ही बिगिन हुई। तो बहुत सारे सेल्स आए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए जिन्होंने पानी से, और हम लोग भी अभी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पानी में ही कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे 9 मंथ माँ के पेट में रहते हैं तो वहाँ भी पानी, उस पानी को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वहाँ ही डेवलपमेंट होता है। सो दिस नेचुरल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व दिस रिजर्व। इस रिजर्व को जितना हम प्रिजर्व करें उतना ही हम आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एक नई शुरुआत और पानी के बृहद गुणों के बारे में समझा पाएंगे। वाटर बहुत प्रेशियस है, बहुत किफायती है, मोर प्रेशियस देन वट एवर यू लाइक इन लाइफ, बिकॉज जल नहीं तो जीवन नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। 6th क्लास में वाटर के बारे में जो है वो वाटर है कि प्रोवाइड्स अ लिक्विड इन विच सब्सटेंस कैन डिसॉल्व। इट इज लिक्विड, इट इज लिक्विड। अच्छा ये बताइए, लिक्विड और गैस, लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व, अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व। ये ऐसा लिक्विड है जिसमें दूसरा अन्य सब्सटेंस घुल जाता है। तो एक चीज बता रहे हैं कि H2O को हम लिक्विड कहें, लेकिन यही इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉयल करते हैं तो H2O वेपर में बदल जाता है। ये हो गया वेपर, H2O लिक्विड वेपर। तो लिक्विड और गैस और वेपर में क्या अंतर है? वाटर को वेपर कह रहे हैं लेकिन यही ऑक्सीजन को हम लोग गैस कह दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रूम टेम्परेचर पर गैस है, अभी रूम टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान्य है। जितने भी आगे चल के रिएक्शन पर पढ़िएगा जो कि रूम टेम्परेचर पर होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर जो चीज अपना जिस फिजिकल स्टेट में है वो उसकी अवस्था हो जाती है, वो उसका स्टेट हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन क्या है? गैस। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन क्या है? गैस। रूम टेम्परेचर पर और दूसरे सब्सटेंस जिस अवस्था में है उसी को मान लिया जाएगा। रूम टेम्परेचर पर ये पेन क्या है? सॉलिड।
तो रूम टेम्परेचर से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर वाटर आपका पानी के स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गर्म करते हैं तब वो आपके वेपर स्टेट में जाता है, तो इसको वेपर कहते हैं, नॉट गैस। इसको अलग से हमको चेंज करना पड़ा। तो ये हो गया। तो वाटर क्या होता है? लिक्विड है जिसमें दूसरे अन्य सभी पदार्थ घुल सकते हैं। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा भोजन शरीर के अंदर पचता है उसका डाइजेशन कौन करता है? उसका डाइजेशन वाटर करता है। उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? उसका ट्रांसपोर्ट वाटर करता है। बॉडी में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन का जो कंपोनेंट्स है, अलग अदर कंपोनेंट्स, प्रोटीन, फैट्स जितने भी हैं, ये सब हमारे पानी के थ्रू ही कहीं जा सकते हैं। मतलब वाटर इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर क्या है? गुड मीडियम, गुड बेस्ट वाटर मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या हो गया आपका? मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये हमारा मीडियम है एक ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस, डाइजेस्टेड फूड गेट ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेड। इसमें डाइजेस्टेड फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाटर के थ्रू जाते हैं। कंट्रोल एंड रेगुलेट, तीसरा चीज, आवर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वीक के से 98 फ़ारेनहाइट, 97 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट। तो ये जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का है उसको रेगुलेट करने के लिए भी वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो तीसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? वाटर करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रण वाटर ही करता है। तीसरा है, और हमारे शरीर में जितने भी बेकार प्रोडक्ट बनते हैं उसको गेट रिड ऑफ करता है, मतलब शरीर से बाहर निकालता है। वॉट एवर बी द वेस्ट सब्सटेंस, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है विच इज मेड इनसाइड आवर बॉडी गेट आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ वाटर। पसीना आता है वाटर के रूप में, यूरिन जाते हैं वाटर के रूप में। दिस ऑल थिंग्स आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसका अर्थ है वेस्ट मटेरियल from our body get rid of by water। वेस्ट मटेरियल भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो वाटर के रूप में निकलता है। तो ये बताए आज का हम वाटर के बारे में। एक चीज याद रखिएगा जो हम बोलेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये कोई नया रहेगा आपके लिए टर्म, लेकिन याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि आगे चल के काम आएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इक्वल टू 80। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 80 होता है। ये हम एक टर्म लिए हैं वाटर के लिए, याद रखिएगा, जो फ्यूचर में आपको काम करेगा। तो वाटर में हम लोग क्या क्या सीखे? ऐसा लिक्विड जिसमें अन्य सभी पदार्थ घुल सकते हैं, ऐसा तरल, ऐसा लिक्विड जिसमें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व। सेकंड, ये एक मीडियम बनता है फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तीसरा, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे बॉडी में वाटर के थ्रू गेट रिड ऑफ, मतलब वाटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो